एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो कि 2023 में आए हुए हैं नीट के, और काफी सारे क्वेश्चन हर टॉपिक पे हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका बेसिक बहुत क्लियर होते हुए चले। लास्ट में हम लोग PYQs भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से करिएगा, नोटबुक और पेन उठा करके बैठिएगा, साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आए। और कुछ आपको DPP भी मिलेंगी, क्विज भी मिलेगा, तो वहां पर भी आप क्वेश्चन को ट्राई करना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, अगर हम डिकोड करते हुए चलेंगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक चीज है ये, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि किस तरीके से इसको करें। सबसे पहले मास परसेंटेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मास परसेंटेज को हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए साइड में ही लिखा हुआ है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो भाई इसको शो करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट भी बोल देते हैं, मास बाय मास भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसी को हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप याद कैसे रखेंगे इसे? आप याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगे मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है? वेट है, यानी कि आपको ऊपर भी मास लेना है और नीचे भी मास लेना है। अब हमेशा हम नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल लेते हैं, टोटल मास लेते हैं, यानी कि आप यहाँ क्या लेंगे? सॉल्यूशन का टोटल मास, यानी सॉल्यूशन का मास लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्यूशन का मास। और यहाँ पर हम क्या लेंगे? सोल्यूट का मास। यहाँ पर क्या लेने वाले हैं? सोल्यूट का मास लेने वाले हैं। यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखना था बस, कि ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि कंपोनेंट मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूट की। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना मास है, डिवाइड करेंगे उसे हम सॉल्यूशन के टोटल मास से, मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कहूं बेटा, आपको न्यूमेरिकल में कैसे दिखाई देगी चीजें? आपको न्यूमेरिकल में दिखाई देगा 20%, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज बाय मास, अगर मैं आपको ये कह देती हूँ, ठीक है, तो इसका मीनिंग समझिएगा। मीनिंग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, ये देखिए आपको परसेंटेज दे दिया और पीछे ये क्या लिखा हुआ है भाई? बाय मास। तो इसको जब डिकोड करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन, अब देखो सॉल्यूशन का क्या लेना था? टोटल मास, यानी कि यहां हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया कैसे डिकोड किया हमने? 20% ग्लूकोज बाय मास, मतलब इसको लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे। एक आप खुद से ट्राई करेंगे रिकॉर्डिंग रोक करके, 40% यूरिया बाय मास, ठीक है। अब इसको भी कैसे लिखेंगे? सेम मैनर में लिखेंगे, 40 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम, क्योंकि क्या लिखा हुआ है पीछे? बाय मास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना इजी है, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लिखोगे, और न्यूमेरिकल में जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सारी चीजें नोटबुक में लिखते हुए चलोगे, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब यहाँ से, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला ही था कि टॉपिक वाइज हम चीजें करते हुए चलेंगे, तो देखिए किस तरीके से अपने को करना है। सबसे पहले, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। क्या है ये? 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू द 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये लिखा हुआ है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है चीजों को करने का, कि आपसे पूछा हुआ है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, पूछा है ना आपसे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट की बात की गई है।
तो जब आप सोल्यूट के मास परसेंट की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई क्या था बेटा 100, है ना, मल्टीप्लाई क्या था 100। अब देखो कितने आराम से हम कर लेंगे, ए सॉल्यूशन इज, अब ए सब्सटेंस कितना है 2 ग्राम, कितना दे रखा है सोल्यूट, कितना दे रखा है 2 ग्राम आपको दे रखा है। उसके बाद 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि आपको सोल्यूट दे रखा है 2 ग्राम और किस में डिसॉल्व किया इसको, वाटर में डिसॉल्व किया, ये दे रखा है 18 ग्राम। तो हमेशा बेटा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, दोनों को ऐड करके, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। तो अब क्या है, सोल्यूट कितना दे रखा है 2 ग्राम और सॉल्वेंट कितना दे रखा है 18 ग्राम, टोटल कितना हुआ 20 ग्राम, टोटल कितना हो गया 20 ग्राम। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 डिवाइड बाई कितना हो गया सॉल्यूशन 20, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 10% की बात हो रही थी। कितने परसेंट की बात हो रही है, 10% की बात हो रही है। ध्यान से देख लीजिएगा, चीजें बहुत आसान सी आपको दिखाई देंगी फिर, ठीक है, क्लियर। देखो यहां तक कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो बता देना। क्लियर है, अभी चलते हैं हम आगे की तरफ, बहुत ही सिंपल सी है, सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला पहले साइड में लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली है, देखो आपको हमेशा क्या करना है, निकालना क्या था हमें मास परसेंट, पहले मैंने यहां से देखा निकालना क्या है भाई मास परसेंट, फिर मास परसेंट का फॉर्मूला लिख लेना मैंने, ठीक है। फिर मुझे क्या था सोल्यूट का मास चाहिए, तो सोल्यूट का मास ये रहा 2 ग्राम, तो यहाँ एज इट इज रख दिया। सोल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो सोल्यूट इतना, सॉल्वेंट दे रखा है 18, दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ गया सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं, आ जाइए, ठीक है। अब इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, एक में लगा लिया बहुत है, ठीक है। देखो यहां पर हमने जब किया था बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूट और सॉल्यूशन का मास। ऐसे ही सेम मैनर में ही आपको ये लिखना है, यानी कि अब हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में क्या ले रहे हैं, सोल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और ऐसे कंपेयर करके याद करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है, लेकिन अगर फॉर्मूलाज की बुक बना लेंगे हम लोग तो उतनी डिफिकल्टी आपको लास्ट में आने वाली है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लिखते हैं इसको, यानी कि अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लिखूं तो मैं ऊपर क्या लूंगी, सोल्यूट का क्या लूंगी, वॉल्यूम, ठीक है, और डिवाइड किससे करूंगी, सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से। ऊपर क्या लेना है, सोल्यूट का वॉल्यूम, नीचे क्या लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100 से, क्यों, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है याद करने का, ठीक है, ये लर्निंग वे ही है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ना है कि परसेंटेज वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का वॉल्यूम डिवाइड बाय सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। क्लियर है, चलिए अब इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जाएगा आपसे या कैसे आएगा, ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको लिख देंगे 20%, सेम लूंगी एग्जाम्पल, ग्लूकोज बाय वॉल्यूम, इस तरीके से। वहां पर लिखा हुआ क्या आ रहा था बेटा, बाय मास, यहाँ लिखा हुआ क्या आ जाएगा, बाय वॉल्यूम। यही चीजें आपको नोटिस करनी है और मैं न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाऊंगी भी सही है सारी चीजें, ठीक है, बाय वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 20 ml ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझिए 20 ml ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये मीनिंग हो गया, ठीक है। ये आप खुद से बनाएंगे, 68% यूरिया बाय वॉल्यूम, या फिर आपके पास कई बार ये लिखा हुआ भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, ये सेम ही बात है बेटा, कुछ अलग नहीं है,
ठीक है, तो इसको आप खुद से करेंगे, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 60 ml ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कितना इजी है, देखो कितनी आराम से हो जाएगा। बस इसी छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो थर्ड फॉर्मूला आपको कौन सा है, ये वाला। अब थोड़ा सा चेंज आया है ना, यानी कि यहां हम पढ़ने वाले हैं वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि डिनोमिनेटर यानी नीचे आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। कितना आसान है देखो, और ऊपर क्या लेना है, सोल्यूट का मास लेना है। कितनी सिंपल चीजें हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट भी हैं, तीनों के तीनों आते भी हैं, कई किसी न किसी क्वेश्चन में आपको दिख ही जाना है, ये तो कंफर्म है। और कितनी सिंपल तरीके से हमने पढ़ लिया उसको। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसमें बताना क्या, मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, ऊपर वेट लेना है, नीचे वॉल्यूम लेना है। अब मास किसका लेना है, सोल्यूट का, वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का। तो ये लो भाई, सोल्यूट का मास ऊपर ले लिया न्यूमिनेटर में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में ले लिया, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया बेटा, 100 से। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, और आपको खुद से भी ट्राई अब ये करना है। ठीक है, देखो इसका भी मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप पजल ना हो। 20% ऐसे भी आ सकता है पेपर में, वेट बाय वॉल्यूम ऐसे लिख देगा वो, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देगा 20% जो भी सोल्यूट वो देगा आपको, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, पीछे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर पीछे आपको इस तरीके से लिखा हुआ बता देगा वो, तो उसके बाद तो कोई मुश्किल है ही नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया अभी, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना आसान है देखिए, आई डोंट थिंक सो अब यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली है, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आएगी। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, कि हमें आया है या नहीं आया है, ये चेक जरूर करना चाहिए। देखो अब हमें क्या निकालना है, देखो अपने को कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है जी, इतनी बात आ गई समझ में। कैसे, अब देखो पूरा दे दिया ना, मास बाय वॉल्यूम की टर्म्स में निकालनी है, ये आपको दे दिया। इससे ऊपर अपने को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, है ना। तो अब मैंने इतने तक रोक दिया मामला, और मैं सबसे पहले लिखूंगी फॉर्मूला, क्योंकि शुरुआती दिन है, अभी मेरी फिजिकल वीक है और मुझे प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। क्वेश्चंस मेरे से बनते नहीं फिजिकल के, ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन नहीं बनते। तो क्वेश्चन को बनाना कैसे है, क्वेश्चन को देखने के दो तरीके होते हैं बेटा, या तो आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, ठीक है, या फिर आप उसको आसान कर सकते हो। तो हमको आसान तरीके से देखना है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखना ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने देखा मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन किसकी टर्म्स में, मास बाय वॉल्यूम की टर्म्स में निकालना है। तो अब मुझे क्या लेना है भाई, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, नीचे क्या लेना था, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, है ना, यही लेना था, है ना। फॉर्मूला तो याद हो गया हमें। अब क्या है, अब देखो आगे चलते हैं, ये क्या है भाई, KCl सॉल्यूशन, यानी कि अपने पास क्या है, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, पहला KCl और दूसरा वाटर। ये दो चीजें मुझे ना समझ में आ रही हैं क्वेश्चन पढ़ करके। अब ये कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है बेटा 25 ग्राम, कितना दे रखा है, 25 ग्राम मुझे दे रखा है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है मेरे पास। क्या मुझे दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे दे रखा है कितना, 50 ml मुझे दे रखा है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 25 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml, मल्टीप्लाई क्या करना था, 100। मुश्किल आई नहीं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, यहाँ कितना आ गया 50, ये आ गया मेरे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 50% आ गया। क्लियर हुआ,
कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अभी हम धीरे धीरे और PYQs करेंगे तो आपको देखना ये चीजें कितनी ज्यादा काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक ना ज्यादातर बच्चों को क्लियर नहीं होता। इस टॉपिक पे ज्यादातर क्वेरीज हम लोग देखते हैं और ये इतना आसान टॉपिक है जो आपको हर चीज, मतलब केमिस्ट्री की सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आप जब पूरी वर्ड लिखते हैं ना, जिसकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो उसमें से काफी सारी चीजें निकल करके आपको हिंट कर देती हैं कि भाई डेफिनेशन में यही आने वाला है। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं नहीं देख रही अभी, ठीक है। मान लीजिए इसको हमें देखना ही नहीं है, पहले हम इसको डिकोड करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। देखो अब ये वाला पार्ट क्या है, मिलियन, बहुत ज्यादा, मतलब 10⁻6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यही मतलब हुआ ना। पार्ट्स किसके हुए, सोल्यूट के। पार्ट्स किसके होंगे, सोल्यूट के। और ये किसका होगा, सॉल्यूशन का। बात समझ में आई? कितनी आसानी से हमने डेफिनेशन निकाल ली है, आप खुद से देख सकते हो। इससे ज्यादा आसान तो अब हम क्या ही बताएं बेटा आपको, ठीक है ना। मतलब मैं अगर बात करूं तो ppm क्या होगा, ppm का मतलब होगा कितना, m का मतलब क्या है, मिलियन, मतलब 10⁻6। मतलब आप इसमें इस 1 मिलियन सॉल्यूशन में आप स्मॉल क्वांटिटी, मतलब पार्ट्स, मतलब स्मॉल क्वांटिटी। पार्ट का मतलब क्या हो गया, आपने ढेर सारा सोल्यूट डाला होता तो आप पार्ट्स वर्ड यूज ही नहीं करते। पार्ट मतलब थोड़ा सा सोल्यूट। यानी कि पहली बात जो मुझे यहां से समझ में आ गई है, ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है। इसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, 1 मिलियन सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल लेनी है, क्योंकि ये वर्ड वही रिप्रेजेंट कर रहा है। याद करने का तरीका समझो, क्योंकि फॉर्मूलाज अगर याद करते हुए चले जाओगे तो बेटा सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए समझो कि 1 मिलियन सॉल्यूशन मतलब कितना, 10⁻6, यानी पार्ट्स मतलब सोल्यूट, सोल्यूट मतलब पार्ट्स, मतलब बहुत कम, ठीक है, बहुत ज्यादा कम। यानी कि बहुत कम क्वांटिटी सोल्यूट की आपने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में डाल दिया है। उसी सॉल्यूशन को हम ppm सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। बात समझ में आया, क्लियर हुआ? यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर मैंने बोला है ppm सॉल्यूशन बताओ, तो आप बोलोगे उसमें सॉल्यूशन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा और सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि 1 mg अगर मैं कहूं ऑफ कुछ भी, ठीक है, इट्स लाइक समथिंग, कुछ भी, ठीक है। अभी मैं सोल्यूट यूज कर रही हूं, ठीक है, या फिर आप समथिंग, कुछ भी हम कह रहे हैं। इन आप क्या कहेंगे कि भाई 1 मिलीग्राम, मतलब मैंने कितना कम सोल्यूट लिया है और वो किस में प्रेजेंट है, पर मिलियन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यानी कि 1 mg ऑफ सोल्यूट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। अभी तो हो गया होगा याद, है ना। तो अब यहां पर यही हमने लिखा है कि यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर क्या है, वही सेम सोल्यूट का नंबर ऑफ पार्ट, जितनी भी क्वांटिटी में सोल्यूट है, मल्टीप्लाई किससे कर देना, 10⁻6 से, क्योंकि 1 मिलियन की बात कर रहे हैं हम। कितनी आसानी से हमने इस डेफिनेशन को याद कर लिया, आप वो समझो, ठीक है। देखो भाई, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अभी आगे की तरफ। आई होप तुम्हें ये याद हो गया। इसके क्वेश्चन मैं लास्ट में डाल भी दूंगी और लास्ट में हम एक क्वेश्चन कर लेंगे पीपीएम पर, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। यहाँ देखो, अब हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। ये कौन सा है, 5th है ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिकल का बेस आप कह लीजिए, आज आप पूरा के पूरा डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है।
और आई होप तुम्हारे को फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो कराए हैं वो बहुत ही अच्छे से तुमने नोट्स बनाए होगा, बहुत ही अच्छे से तुमने लिखा होगा। अभी तक तो चार्ट बन जाना चाहिए फर्स्ट चैप्टर का। देखो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। देखो मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आपने क्या लिया बेटा, आपने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन ले लिया लाइक दिस। हम यहाँ पर सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे ऊपर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, अब उस सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए मैंने लिए 2 कंपोनेंट, वन इज ऑफ सोल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट। ठीक है, 2 कंपोनेंट मैंने ले लिए। अब ये जो सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि एक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने 2 कंपोनेंट्स डाल दिए, एक सोल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी, वो मुझे मोल फ्रैक्शन के थ्रू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, ए मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स ए होंगे और इसके नंबर ऑफ मोल्स बी होंगे। तो अगर मुझे ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मैं क्या रखूंगी, ऊपर भी ए ही रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कब लोगे आप ऊपर, जब आप मोल फ्रैक्शन ए का निकाल रहे हो। जिसका निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन, उसको ऊपर रखना होता है। ठीक है, प्लस डिवाइड बाय ए प्लस क्या लेंगे बी, यानी कि टोटल जितने भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सबके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐसे ही जब आप बी का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या रखेंगे ऊपर, और डिवाइड करेंगे जितने भी कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है सबके नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐड कर देंगे, यानी कि डिवाइड बाय टोटल वही हो गया। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यही हमने लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका आपको निकालना है, आप ए का निकालना चाहते हो या बी का निकालना चाह रहे हो। ठीक है, जो भी आपको न्यूमेरिकल में पूछा होगा, डिवाइड बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ये आपका फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन का। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन का। तो अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। पर्टिकुलर कंपोनेंट मतलब आप ए का निकालना चाह रहे हो या बी, किसी एक का निकालना चाह रहे हो तो पर्टिकुलर वर्ड यूज कर दिया। इन ए मिक्सचर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मिक्सचर। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमने कर ली, थर्ड देखो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ऑलवेज 1, यानी कि जितने के भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन आप ऐड कर दोगे तो वो हमेशा इक्वल टू इक्वल टू 1 होगा। वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, थर्ड बात वो कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी की ही बात कर रहे हैं तो 2 की ही बात कर रहे हैं, तो उनका इक्वल क्या होगा, ऑलवेज यूनिटी के बराबर होगा, 1 होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है नीट 2017 में। आगे मैंने ये क्वेश्चन डाला भी है आप लोगों के लिए कि जहां पर आपसे ये पूछा हुआ है, बताओ भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी है। ये आगे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर देखो बता रही हूँ आपको, मोल फ्रैक्शन इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। क्या इसके फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम दिखाई दे रहा बेटा आपको, नहीं है ना, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी क्योंकि इसके पास वॉल्यूम टर्म है ही नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये चारों बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन तभी अच्छा होगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट होगा तो न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी बात आपको लगने नहीं वाली। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम करेंगे और तुमको बहुत ज्यादा सिंपल लगनी चाहिए चीजें, बस मुद्दा इतना ही है। ठीक है, सिंपल कैसे लगेगा, देखो, जिनका शुरुआती है, जिनको फिजिकल बिल्कुल पसंद नहीं है, जो फिजिकल को स्कोर करने में बहुत प्रॉब्लम आता है नीट स्टूडेंट को, तो उसको शुरुआती तौर पे अगर आपका थोड़ा वीक है ना, तो ये पार्ट आप अच्छे से करोगे, काफी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अपने को करना ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से कैसे करना है देखो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको निकालना क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना है।
तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज अपने को पता होने चाहिए। अपन ने अभी अभी पढ़े हैं कि अगर हम A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसको हम रखते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर, ठीक है। डिवाइड में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं टोटल से। ऐसे ही अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर रखूंगी और डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ मोल से। और ये तीन बातें आपको पता ही होंगी, है ना। अभी अभी अपन ने बहुत ही अच्छे से इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज अभी हमें याद हो गए हैं, हमने समझ लिए अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि ये क्या है, सोल्यूट। ऐसे ही शुरुआती तौर पे आपको करना है अगर आपकी फिजिकल वीक है तो, ठीक है। फिर आप देखना एंड तक, यानी कि कुछ जब 2-3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी अगर आप इसी तरीके से करेंगे। इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। और हमने इसको नोट करना था, ठीक है, कि पीछे क्या लिखा हुआ है, बाय मास, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मतलब हो गया, है ना। ये तो अब हमें अच्छे से आ ही चुका है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे भाई, ये क्या है मेरे पास, ये है बेटा मेरे पास सोल्यूट का मास। ये क्या है मेरे पास, सोल्यूट का मास। ये क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन का मास। ये क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन मास। अब इस फॉर्मूला में पहली बात तो मुझे सोल्यूट की जरूरत है, क्योंकि मुझे यही निकालना है ना, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि मुझे सॉल्वेंट का भी चाहिए और सोल्यूट का मोलर मास भी चाहिए, यही मतलब हुआ ना। तो चलो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ, गिवन मास बाय मोलर मास। तो लगाओ भाई 20 बाय में मोलर मास कैसे निकालोगे बेटा, मैंने लास्ट भी बताया था आपको कि इसका मोलर मास निकालोगे 12, यानी कि इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई में कितने कार्बन एटम्स है 2 प्लस 6 प्लस 32, कितना आ गया 62 आ गया आपके पास, ठीक है। तो 20 बाय 62 आपके पास होता है 0.322 मोल, ये होता है आपके पास। क्लियर हुआ, यहां तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब मुझे सॉल्यूशन की जरूरत कहीं पर भी नहीं है, मुझे किसकी चाहिए, सॉल्वेंट की जरूरत है। तो अब मुझे पता है बेटा कि जो सॉल्यूशन होगा वो सोल्यूट यानी A प्लस बी सॉल्वेंट के बराबर होता है ना। सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। तो अब क्या हुआ, सोल्यूट क्या है, ये मुझे निकालना है, ये मुझे दे रखा है। तो ये कितना है भाई, ये मुझे निकालना है, ये मुझे दे रखा है, और सॉल्यूशन का ग्राम भी मुझे मास दे रखा है, ठीक है। तो A निकल जाएगा बेटा 100 माइनस में 20 कितना हो गया 80। तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकाल लूंगी, क्या आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। कितना मास दे रखा है 80 ग्राम, हमने निकाल लिया। मोलर मास वाटर का सबको ही पता है कि 80 बाय 18 हो जाएगा। अगर आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4.44 मोल्स, ठीक है, 4.44 मोल। अब मेरे पास इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मेरे पास इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब काम क्या है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू को रखना मेरा काम है, बाकी तो सब हो ही गया, राइट। तो इसको हम यहां कर लेते हैं बेटा, यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा, कितना आ गया भाई, ऊपर रखेंगे सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या आ गया 0.322 डिवाइड बाय में 0.322 प्लस 4.44। यहां से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा 0.06 अप्रोक्स, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है, हालांकि पूछा आपका क्वेश्चन का आंसर यही आ गया, ठीक है।
लेकिन हम दोनों का निकाल लेते हैं भाई ए। अब ए के लिए बेटा आपको ये सब वापस तामझाम नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट उठाना है, अपने को मेहनत नहीं करनी है। जहां पर हम अपनी मेहनत को कम कर सकते हैं वहां हम कम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 1 में से 0.068 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.932। कितना आसान क्वेश्चन हो गया बताओ। बस कैलकुलेशन, मतलब अगर काफी सारे बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ो, तब आपको बहुत ही बेटर फील होगा कि आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलारिटी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको अपने फिजिकल में काफी ठीक रहना है तो ये तीनों टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं इसको ना थोड़ा सा इजी करके हम पढ़ना चाहेंगे इसको, ठीक है। आप इन सारी चीजों को, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कि मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी में कंफ्यूजन बहुत होती है। तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे इन तीनों चीजों को लिखेंगे बेटा, ताकि कंफ्यूजन की जगह हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक जगह लिखेंगे आप मोलालिटी, एक जगह मोलारिटी और एक जगह हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी। ये तीनों हम एक ही पेज पे डिस्कस कर लेंगे सो दैट तुमको तीनों का फर्क पता लगे। तीनों में फर्क पता होगा तो आप कहीं अटकोगे ही नहीं। मोलारिटी को हम दिखाते हैं बेटा कैपिटल एम से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ऐसे ही मोलालिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलारिटी मीन्स यहां पर कैपिटल एम, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। अब देखो फटाफट से, छोटी छोटी चीजें हैं। मोलारिटी को हम किस तरीके से, मोलारिटी मतलब क्या होता है, मोलारिटी का मीनिंग होता है कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन में डाले हैं, वो आप मोलारिटी से कैलकुलेट करते हो। मतलब मोलारिटी से आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई आप, मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म में तो ऐसे आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो। यानी कि मैंने सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ बी लिख दिया तो बी मतलब हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं, ए लिखा है तो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ए बी के यानी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम, किसमें, इन लीटर। बात समझ में आ गया। अगर हम बात करें किसकी भाई, अगर हम बात करें ml में ले लिया वॉल्यूम, तो ml में लोगे तो बेटा आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम इन, अगर ml करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब छोटी सी बात याद रखना कि इसको भी ओपन कर दो। अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ क्या हो गया 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। क्लियर हुआ, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास फाइनली बन गया किसका, मोलारिटी का, ठीक है। इसकी यूनिट भी मैं आपको बता देती हूँ, इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। इसकी यूनिट होगी बेटा, देखो ये किस में होता है सोल्यूट, ग्राम में, ठीक है। ये किस में होगा, ग्राम में। बहुत ज्यादा डार्क है ये कलर, चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। ये किस में होगा, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मोलारिटी का यूनिट क्या होगा भाई,
नंबर ऑफ मोल्स है ना बेटा, सॉरी, वेट लेना है ग्राम में, ठीक है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या बना, मोल पर लीटर। अब देखो कितना क्लियर है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किए हुए हैं, वो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी से। और इसी को हम दिखाते हैं, इसको हम मोलर भी लिख देते हैं। इसकी यूनिट या तो m लिखा हुआ मिलेगा आपको, या मोलर लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो मोल पर लीटर लिखा हुआ मिलेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखो मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, वहां सॉल्यूशन नहीं लेते, वहां सॉल्वेंट लेते हैं। तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, मैंने कहा था ए जहां भी लिखूं तो अंडरस्टूड है वो सॉल्वेंट है, बी जहां लिखा है मतलब वो सोल्यूट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, लेकिन यहां पर इन केजी हम लेंगे, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला तो सेम रहेगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी न्यूमिनेटर वाली सॉरी, और नीचे वाले यहाँ पर क्या लिया था, वॉल्यूम इन पर लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस क्या है, डिनोमिनेटर अलग है, वहां वॉल्यूम ले रहे हो, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हो। अभी समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ग्राम करोगे आप तो वही मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 1000, ठीक है। अब इसको ओपन अप कर दो जैसे उधर किया था, तो क्या बना, गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ क्या हुआ 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा। बात समझ में आ गई क्लियर तरीके से, ठीक है। इसकी भी ऐसा यूनिट देख लो भाई पहले से ही, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, मोल, अब क्या हो जाएगा, पर केजी हो जाएगा। फर्क समझ में आ गया। या फिर इसको हम क्या दिखा देते हैं, मोलल से दिखा देते हैं, और मोलल को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। तीनों चीजें लिखी हुई आपको समझना है, स्मॉल एम कैपिटल एम की बात समझ जाना बहुत ही अच्छे से, ठीक है, कभी कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं पर। थर्ड देखिए, नेक्स्ट नॉर्मैलिटी, ठीक है। अब देखो नॉर्मैलिटी और नॉर्मैलिटी दोनों को कंपेयर करते हुए, मतलब ये तीनों टर्म्स में एक साथ इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप तीनों में फर्क बहुत अच्छे से समझ सको, नहीं तो ज्यादातर 70% स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है इन डेफिनेशंस में। देखो नॉर्मैलिटी मतलब n, ठीक है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये क्या नई चीज आ गई भाई, ये क्या नई चीज आ गई है, इसका भी मतलब समझाएंगे। लेकिन इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अभी मैं आपको बताऊंगी, मोल से कंपेयर करना है। देखो मैं आपको याद भी करा दूंगी, इस लेक्चर तक सब कुछ याद हो जाएगा आपको। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो जब आप मोलारिटी और मोलालिटी देख रहे थे तो डिनोमिनेटर अलग था, इसमें हमने वॉल्यूम लिया, इसमें हमने सॉल्वेंट का वेट लिया, है ना। ऐसे ही अगर हम मोलारिटी और नॉर्मैलिटी की बात करें तो डिनोमिनेटर अलग अलग, न्यूमिनेटर अलग अलग है ना। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वहां पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में ही वॉल्यूम टर्म है। क्लियर हो गया ना, ठीक है, अभी समझ में आ गया। अभी चीजों में मिक्सअप मत करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो भाई, अगर यहाँ ml करोगे तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई 1000 करोगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर हमने ml कर दिया तो यहां कर दीजिएगा 1000। अभी आया बात समझ में, अभी क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला मैं अभी आपको कराऊंगी, टेंशन मत लेना इसकी, बस 2-5 मिनट रुकोगे और उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हुए याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे अगर हम इसको ऐसे पढ़ते गए और रट्टे मारते गए, मैं कहूँ याद कर लेना, तो फिर तुम याद करने में ही तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ढेर हो जाएगा फॉर्मूलाज का और उसके बाद आपको दिक्कत आएगी।
ठीक है, इसलिए हम इसको हर चीज को मैं आपको तरीका बता रही हूँ साथ साथ याद करने का। ठीक है, पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है, और उसको तरीके से हम समझेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट, तीनों का डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर मुझे निकालना क्या है भाई, मोलारिटी निकालना है। अब क्लियर दिख रहा है, साफ साफ उसने बताया मोलारिटी निकालना है। ठीक है, तो यानी कि मुझे मोलारिटी मतलब कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत ही सिंपल। ठीक है, अगर मैं ml लूंगी तो मल्टीप्लाई मुझे 1000 से करना पड़ेगा, ये बात मुझे पता है। क्लियर हुआ, देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को खुद से कोशिश करनी है ट्राई करने की। ठीक है, यहाँ देखो पहले इसको ओपन अप करो, नंबर ऑफ मोल्स को, गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ 1000 कर दिया, यहाँ ml कर रही हूँ। ये हमने फाइनल फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको अच्छे से याद हो गया हो तो। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था भाई। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो डिकॉर्ड कैसे करना है। देखो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास सोल्यूट है NaOH। ठीक है, अब यहाँ पर है मोलारिटी, मुझे किसकी निकालनी है, NaOH की निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे किया है भाई, NaOH का यानी कि सोल्यूट का 5 ग्राम, सोल्यूट क्या है NaOH, किसमें डिसॉल्व किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे कितना दे रखा है, दे रखा है 500 ml। आगे इतनी बात समझ में। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, सोल्यूट के मोल्स चाहिए मुझे, है ना, तो मोल्स में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल्स में अगर निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो वही फॉर्मूला अपने को लगाना है पुराने वाला, यानी कि 5 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकालिएगा, 23 + 1 + 16 40 हो गया, तो यहां पर आ गया 40, 1/8 इतना आ गया होगा आप लोगों का, है ना। अब सिर्फ इसको फॉर्मूले में पुट करने के अलावा अपने को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, फिर बात करेंगे। आ गया होगा, ठीक है, मैच कर लेना। 0.125 मोल यहां से आया होगा आपका, 0.125 मोल आ गया होगा यहां से। ठीक है, अब सिर्फ इसको क्या करना है, पुट करना है, कर देते हैं 0.125। ठीक है जी, मोल आ गया। 500 मल्टीप्लाई में क्या करना है, अब 1000, क्योंकि ml में लिया है हमने। अब इसको फाइनल करके आपको आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, देखो 20 से 20 कैंसिल हुआ, 0.125, ठीक है, ये हो गया 0.5। अब क्या हो गया, देखो जरा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखोगे फटाफट से, देखो इसको ऐसे कर लो, तरीका हम इसको सिंपल ही कर देते हैं, क्यों इतना तामझाम करना है, हमने डायरेक्ट कर देते हैं। हम पॉइंट्स हटा दिया करो बेटा। ठीक है, अगर पॉइंट्स में कंफ्यूजन है, पॉइंट करके हटा दो। ठीक है, यहां से क्या हो गया 10, यहां से हो गया 5। अब तो सिंपल लग रहा होगा, है ना। अब यहां से देखो 25, 10 से 10 कैंसिल, 4, तो क्या आ गया 1/4, कितना आ गया 0.25 मोलर। देखो आंसर आ गया। कैलकुलेशन को इजी कर लो, पहले ही पॉइंट्स हटा दो, जो कटता है एक्स्ट्रा जीरोस हैं उनको काट दो अगर कट रही हैं तो। ठीक है, नहीं तो जीरोस को हमेशा रखा करो, तो वो भी क्वेश्चन को आसान कर देती है। ठीक है, यहां तक आ गया होगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अब हम। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ बेटा, स्किप कर रही हूँ ये। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हम जरूर करेंगे, क्वेश्चन तो अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसको हम जरूर करेंगे, हमारी प्रैक्टिस बैठेगी, फिर हम PYQs करने अब हमने, है ना। देखो अब मुझे क्या निकालनी है, मोलालिटी।
तो पहले मोलालिटी का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इन ग्राम मैंने किया तो मुझे मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। सही लिखा मैंने। अब क्या होगा, इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं ये किस लिए लिख रही हूँ, जितनी बार अभी आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा और आपको किसी भी तरीके से क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार इसको लिखो, फॉर्मूला को बार बार लिखने से ही तो याद होगा। चलो अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है भाई, ये सोल्यूट दे रखा है बेटा, दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है भाई, बेंजीन क्या है मेरे पास, सॉल्वेंट, उसका भी मास मुझे दे रखा है, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे, फर्स्टली क्या करोगे, सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे आप, तो यानी कि इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 24 प्लस 4 प्लस 32 ऐड करोगे इसको, ठीक है। कितना हो गया, 28 प्लस 32 कितना हो गया बेटा, 60। तो मोलर मास आ गया, कितना आया 2.5 ग्राम डिवाइड बाय कितना 60, मल्टीप्लाई कितना 1000 और डिवाइड बाय कितना आया 75। ये आपके पास आ गई मोलालिटी। आ गया, कितना सिंपल सा था देखो, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन को भी इजी करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। देखो 25 यहाँ कर देंगे 600, यहाँ कर देंगे 1000 और यहाँ कर देंगे 75। जो भी जीरोस कट रही हैं उसको हम काट देंगे। ये देखो 3, अब देखो यहाँ क्या बच गया बेटा, 10/18 बच गया। क्या बच गया, 10/18 बच गया। कैलकुलेशन इजी से इजी करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। आगे चल सकते हैं हम, देखो फटाफट से नेक्स्ट। चलें आगे की तरफ। देखो अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नीट 2017 में ऐसे 4 ऑप्शंस, वो क्वेश्चन मैंने आगे डाला हुआ है, लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस तो एक बार करेंगे ही कि मोलारिटी और मोलालिटी में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म क्या है। अगर मैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक लाइन में आपको आंसर करूँ ना, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको रख सकती हूँ। याद रखिएगा, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाए ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा बेटा, और जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आ रहा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा। अब आप खुद से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरी हेल्प की जरूरत आपको किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगी। तो यानी कि अब फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको, मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओपन करके ही लिख लीजिए, ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास, यहां हो जाएगा 1000 ग्राम की बात करें, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट इन ग्राम। ये हो गया मेरे पास मोलालिटी। मोलारिटी क्या हो गया भाई, वही सेम, बस क्या चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है जैसा कि हमने पढ़ा था, सब कुछ सेम रहने वाला है। देखो फटाफट से, देखो टेम्परेचर के साथ मास कभी भी चेंज नहीं होता, हमें ये बात पता है। टेम्परेचर के साथ मास कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आप लिखोगे मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, कभी भी चेंज नहीं होता, है ना। ये बात तो हम सबको पहले से ही पता है बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, इसका मतलब कह सकते हैं जो मोल्स पर यूनिट मास है वो भी चेंज
नहीं होगा, मोल्स पर यूनिट मास जो है वो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ साथ, इसलिए ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो जाएगी, और ये जो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये जो टर्म होगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसलिए मैंने आपको बोला था अगर मैं इसको एक लाइन में खत्म करना चाहूं तो मैं सीधी सी बात बोलूंगी भाई कि भाई ये कुल मिलाकर के इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। उसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है, मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। और यही सेम सिनेरियो हमने वहां पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन में भी टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो उसके वॉल्यूम में, उसके फॉर्मूला में वॉल्यूम था नहीं, तो इसलिए वो भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो गई। ये सीधी सी बात आप याद रखिए, आप कहीं पर कंफ्यूज होंगे ही नहीं। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा हमें चीजें करनी नहीं है, ये भी मैं आपको करवा चुकी। ठीक है, अब इसको हमने यहां तक कंप्लीट किया बेटा, यहां तक। ठीक है, और यही फॉर्मूला यहाँ लीटर है, यहाँ ml में, तो ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ पीछे अभी। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगी, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, मोलैरिटी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, ये था मोलैरिटी, मतलब वॉल्यूम तो दोनों में सेम है, ऊपर चेंज हो रहा था। ये ऊपर क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ये, और जहां हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये हमें पता है। तो आप इसको कंपेयर करो नंबर ऑफ ग्राम, ये याद करने का तरीका है बेटा, क्योंकि आपके पास फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है और भूलने के चांसेस उससे भी ज्यादा हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे आप अपनी चीजें बहुत आसान कर सकते हो। ठीक है, तो आसान करने का तरीका देखो, यहां पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, आपको सेम सेम लगेगा बेटा। मोल्स में मॉलिक्यूलर मास लेना है, ग्राम इक्विवेलेंट में नीचे इक्विवेलेंट मास लेना है। बहुत सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, आप भूलेंगे ही नहीं, नहीं तो ज्यादातर बच्चों को इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तक याद नहीं रहता है। मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही हूँ, ना ही बहुत ज्यादा नीट के हिसाब से हम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में आकर आपको नहीं बता रही क्या होता है, वो भी बात हम इलेक्ट्रो में भी करेंगे, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आती हैं, तो वहां पर भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको याद करने का तरीका समझिए। मोल्स में क्या होगा, मोलिक्यूलर मास आएगा नीचे, गिवन मास बाय मोलिक्यूलर या मोलर मास। ठीक है, ऐसे ही इक्विवेलेंट में क्या आएगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, याद हो गया होगा। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी दो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर, है ना। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से फटाफट से पढ़ लेंगे कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। मैंने वैलेंसी फैक्टर काफी सारी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ आता है, मैंने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि मैं n नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज कर रही हूँ, तो कंफ्यूज मत हो ना, मैंने जान करके ऐसा लिख दिया है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें बेटा एसिड्स की, हम बात करते किसकी, एसिड की, तो एसिड के केस में हम देखते हैं उसकी बेसिसिटी क्या है। एसिड के केस में क्या चेक करेंगे, बेसिसिटी चेक करेंगे। बेसिसिटी का मतलब क्या है भाई, बेसिसिटी का मतलब क्या है भाई, एसिड कितने H आयंस दे रहा है, एसिड कितने H आयंस दे रहा है। जैसे बेटा HCl के केस में कितने H आयन देगा ये, एक, तो यानी कि इसका वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक। इजी है, देखो H2SO4 में वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा हमने। अच्छा,
अब देखो H3PO4 में क्या होगा, एक ब्लैंक स्लाइड हम लेते हैं यहां पर, ठीक है। ओहो, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए बेटा। ये स्लाइड एक बार के लिए आप इस ऊपर वाले को इग्नोर करना और ब्लैंक स्लाइड लेके एक बार वैलेंसी फैक्टर सीख लो आप, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर सीखो। देखो इन तीनों केस में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। H3PO3 ये ऑक्सो एसिड्स हैं, राइट। ये सभी क्या है, ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है। अब ऑक्सो एसिड्स में सीधी सी बात क्या है कि ये बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, पाप है इसको इग्नोर करना, ठीक है। ये ऑक्सो एसिड है तो ये बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो पहले मैं ये तीनों बॉन्ड बना लेती हूँ बेटा। अब इस वाले केस में पता है क्या, हाइड्रोजन बहुत जिद्दी होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं रहूंगा तो मैं हाई ऑक्सीजन के साथ ही रहूंगा, ठीक है। यानी कि अब एक ऑक्सीजन यहां देने के बाद यहां कितने बच गया बेटा, यहां बच गया 3। तो भाई यहां हाइड्रोजन कितना है 3, तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन के साथ लगेंगे। तीनों किसके साथ लगेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो भाई एक यहां हो गया 2 और यहां हो गया सीधी सी बात है 3, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है हमें। अब देखो इस वाले केस में ये एक ऑक्सीजन यहां लग गया, यहां कितना बचा, 2 बच गया, एक तो हट गया, एक तो यहां लग गया, अब बचे कितने, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन क्या कोशिश करता है हमेशा, मैं किसके साथ लगूं, ऑक्सीजन के साथ। अब बेचारे ऑक्सीजन तो 2 है, हाइड्रोजन तो 3 है, तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है 2 के कहेंगे यार, एक वाले की बेचारी मजबूरी हो गई कि वो सिंगल बच गया। एक वाले की तो मजबूरी हो गई बेटा कि वो सिंगल बच गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो यहाँ कितना ऑक्सीजन बचा, सिर्फ एक, केवल एक, है ना। और यहाँ हाइड्रोजन कितने, अब बेचारा हाइड्रोजन तो फटाफट से जाएगा इसके साथ, लेकिन एक ही है, तो बेचारे 2 क्या हो गए, मजबूरी में फंस गए, अकेले सिंगल इनको रहना पड़ रहा है। तो अब हम इन एसिड्स की बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, तो बेटा जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं तो उनको आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो P के साथ अटैच हाइड्रोजन है वो रिमूव नहीं हो सकते। ये रिमूव हो सकते हैं, ये रिमूव नहीं हो सकते। तो अब क्या हो गया, यहां पर कितने रिमूव हो सकते हैं, 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ आई। इसमें कितने रिमूव हो सकते हैं, 1 और 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, जितने H आयन देगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, तो इसमें कितना हो गया, 2। अच्छा, अब इसमें तो एक ही OH बॉन्ड है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब काफी सारे बच्चे जिनको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है वो तो यहाँ पे H3 कर देता ना वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर भी आप 3 करते, यहाँ पे भी 3 करते, लेकिन ऐसे नहीं करना है। यही इसी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। ये माइनर मिस्टेक है जो हम कर बैठते हैं, इसमें यही चीजें मुझे नोटिस करानी है आपको, ठीक है। अभी आ गया बात समझ में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर मैं चल रही हूं बेटा किसकी तरफ, एसिड का तो हो गया, अब बेस की बात करते हैं। बेस के केस में क्या देखेंगे, एसिडिटी, उल्टा ही तो करना है, कुछ याद थोड़ी करना है, उल्टा करना है। यानी कि एसिडिटी कैसे देंगे, कितने H आयंस देगा वो, कितने H आयन देगा। तो भाई NaOH की बात करें तो कितने H आयन देगा, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। एक H आयन देगा, इसको आप तोड़ोगे, डिसोसिएट करोगे तो कितने OH आयन दे रहा है भाई, एक दे रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। अब यहाँ पर MgOH2, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि कितने OH देगा ये, 2 देगा डिसोसिएट होने पे। ऐसे ही AlOH3 में वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 होगी, क्योंकि कितने OH दे रहा है भाई, 3 दे रहा है। सिंपल सॉर्टेड मामला है, ठीक है। इसके अलावा तो हमें कुछ करना भी, अब ये आसान लग रहा होगा आई होप, क्योंकि बहुत मेन टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर ही अगर हम अटक गए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आते ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया। अब देखो सोल्ट के केस में कैसे निकालेंगे। सोल्ट के केस में हम निकालेंगे, चार्ज देख लेंगे, या तो आप चार्ज देख लीजिए कैटायन पर, या आप चार्ज देख लीजिए बेटा एनायन पर, कोई भी देख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे NaCl है, तो अब इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
तो इसके ऊपर क्या है, एक चार्ज है, इसके ऊपर भी कितना, एक। तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू किसी एक पर देखना है आपको, किसी एक पर, ठीक है। अब MgCl2 चार्ज ऑन कैटायन कितना है, 2, Mg पे तो 2 होता है, तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू भी क्या आई, 2। ऐसे ही AlCl3 वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी बेटा, 3। Na2SO4 कितना हुआ, अच्छे से लिख कर देखना, जल्दबाजी में चीजें खराब होती हैं, शुरुआत के दिन है तो अभी इस तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर कैटायन पे देख लो, काफी सारे बच्चे ये देख लेंगे ना, आगे वाले को भी मल्टीप्लाई करोगे इससे, समझ रहे हो, ये गलतियां तुम लोग करते हो। तो 2 × 1 2 आ गया, ठीक है। तो चार्ज ऑन कैटायन अब कितना हो गया, ये 2 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया, कैटायन पे भी देखोगे, एनायन पे ऑलरेडी कितना है, -2, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसको खुद से करोगे, वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करोगे और फिर चेक करोगे। Al2 देखो, अब इसको ब्रेक करना है पहले, 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इसको, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब इसको देखो, कैटायन के ऊपर देखोगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, या तो 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, या इस 3 को इस 2 से करोगे तो भी 6 आ गया। इसलिए कह रही हूँ, या तो कैटायन पे कैलकुलेट कर लो या एनायन पे, एक ही बात है, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 6 आ गई भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। अभी आ गया होगा आई होप। अब चलते हैं हम अपनी पीछे वाली स्लाइड्स पे। अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको याद करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर हमने पढ़ा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होती है। अब हमें याद है कि भाई मोल्स में हम डिनोमिनेटर में लेते हैं मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास, ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट में हम लेंगे इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर एसिड, बेस और सोल्ट के लिए अलग अलग होता है। एसिड के केस में बेसिसिटी काउंट करोगे, बेस के केस में एसिडिटी काउंट करोगे, सोल्ट के केस में कैटायन या फिर एनायन के ऊपर चार्ज को देख लोगे, ठीक है। ये हो गया सारी चीजें। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, अब हम करेंगे क्वेश्चन यहां से, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई, ये ना हुआ तो क्या हुआ। चलो आओ फटाफट से इसको देखते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो पहले मैं आगे ना बढ़ के मैं यहीं पर इसको देख लूंगी, है ना, नहीं तो घबराहट होती है पेपर में। ऐसा नहीं है कि बेटा आप लोगों को आता नहीं है, आप लोगों को आता है, कुछ बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ एग्जाम में बैठ करके अपने पूरे 1, 1.5, 2, 2.5, 3 साल की मेहनत, जो बच्चा ड्रॉपर हो गया उसकी 3 साल की मेहनत हो गई, जो 12th पास जस्ट पास आउट की उसकी 2 साल की मेहनत हो गई। तो जो बच्चा इतने टाइम से लगा हुआ है उसको पूरी की पूरी मेहनत उस 3 घंटे में अपनी दिखानी होती है। तो वो जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर आपसे चीजों को गलत करा देता है, ठीक है। तो इसलिए पहले फॉर्मूला ही लिख लोगे ताकि गलत होने के चांसेस हो ही ना, ठीक है। लीटर। अब देखो मेरे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ठीक है। ये मुझे क्या दे रखा है, गिवन मास। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। When it mix in 250, यानी ये मुझे क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे ये निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मेरे पास गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास मेरे पास होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। और अभी अभी हमने ये भी पढ़ा है कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक सोल्ट है, और सोल्ट के केस में हम चार्ज या चार्ज ऑन कैटायन या फिर चार्ज ऑफ एनायन देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 2 नजर आ रही है, तो
तो यहाँ पर क्या मैं इसका मोलर मास डिवाइड बाय 2 कर दूं? ठीक है, क्या कर देंगे भाई, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर के चलनी है। तो 106 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा, 53। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। अब क्या निकालूंगी, इसकी हेल्प से निकालूंगी ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत सिंपल। तो कितना मास है, 0.321 ग्राम डिवाइड बाय क्या कर दूंगी, 53। यहां से मेरे पास क्या हो गए, ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। अब मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी ऐसे, देखो उल्टा चल रहे हैं हम, समझ रहे हो, उल्टा चल रहे हैं हम। तो अब हम यहाँ रख देंगे 0.321 डिवाइड बाय 53। अब किस में लेना था, लीटर में। ठीक है, तो अब आपको देखना नॉर्मेलिटी, तो इसको लीटर में ही रख देना, और किस में दे रखा है, वॉल्यूम में, तो चेंज कर दो, ml में दे रखा है, चेंज कर देना है अपने को। समझ गए, इसको चेंज कर दो, कितना आ गया, 0.02500। अच्छा एक मिनट, अरे ऐसे इसको सॉल्व करना है अब आपको। ठीक है, लीटर में मैंने चेंज कर दिया है, अब आपको इसको चेंज कर देना है। 0.02 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, बस जो मेन चीज, छोटी सी चीज जो एड ऑन हुई है वो ये हुई है कि इक्विवेलेंट मास निकालना है। वहां मोलर मास निकाल रहे थे, यहाँ इक्विवेलेंट मास करना है, यानी मोलर मास डिवाइड बाय में वैलेंसी फैक्टर। बाकी सब चीजें मोलारिटी के जैसी हैं, कुछ भी चेंज एज सच नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब ये वाला क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अगेन आपको खुद से ट्राई करना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है आपको। करें एक बार शुरुआत। देखो अब मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, मुझे निकालना है भाई मास परसेंट, मुझे निकालना है मास परसेंट। मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, खुद से ट्राई करो, अभी मैं सारे फॉर्मूलाज आपको करा चुकी हूँ। वे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अरे मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। चलो अब आगे काम करते हैं। किसका निकालना है, बेंजीन का भी और CCl4 का भी, दोनों का निकालना है। ठीक है, अब यहां से नया जो क्वेश्चन है, देखो दे क्या क्या रखा है, लिखा हुआ है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। यानी कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक है मेरे पास बेंजीन और एक है मेरे पास CCl4। इसमें मैंने 22 ग्राम ऑफ बेंजीन लिया और CCl4 में कितना, 122 ग्राम ऑफ CCl4 में मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गया, 144। क्या सब कुछ सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब जिसका मुझे निकालना है मास परसेंटेज, ठीक है, मैं पहले निकाल देती हूँ बेंजीन का। तो बेंजीन का आप निकालोगे तो बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 22। डिवाइड बाय में क्या लेना है, सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 144। देखो काफी सारे बच्चे पजल हो जाते हैं, अगर आप इसको ऐसे डिकोड करके लिख लो तो फिर आपको कोई भी मुश्किल किसी भी तरीके की, मेरे को नहीं लगता आएगी। लेकिन आप देखो पहले क्वेश्चन को, आप लिख कैसे रहे हो, आप देख कैसे रहे हो क्वेश्चन को, ये बहुत मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को देख कैसे रहे हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन को आसान बनाती हैं। ठीक है, तो यहां आप सॉल्व करोगे तो 15.28% आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको निकाल लेना है मास परसेंट ऑफ CCl4। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 122। ठीक है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है मल्टीप्लाई 100। देखो आपके पास क्या आया, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा ये। इसके बाद इसमें कुछ बचा क्या,
नहीं ना, तो 84.72% आपके पास आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पहचानना है, बोल क्या रहा है, क्या निकालना है और क्या दे रखा है, ये दोनों चीजें अगर आपको पता है फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या। ठीक है, सब कुछ हो गया उसमें। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब कितना फर्क है बताओ, मोल फ्रैक्शन दे दिया बस, और तो क्या ही किया उसने, है ना। मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। अब सबसे पहले क्या करना है, पहले तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना है। किसका निकालना है भाई, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जिसका निकालना है बेटा उसको क्या रखेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेने थे, और सॉल्यूशन में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो नीचे क्या लोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लोगे। नीचे क्या लेना है आपको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, यानी कि बेंजीन प्लस CCl4 ले लेना है। लेकिन ये लेने के लिए पहले इसको सॉल्व भी कर लेंगे, लिख लेंगे पहले इसको, बेंजीन नंबर ऑफ मोल्स प्लस CCl4 ये ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो फटाफट से इसको सॉल्व करो पहले, तो ये क्या बोल रहा है भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो, राइट। 30% बाय मास, अगेन रिकॉर्डिंग को रोक करके पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर बात करेंगे कि करेक्ट है इनकरेक्ट। आपसे गलत भी हो रहे ना, आप एक बार कोशिश तो करो, ठीक है। आप कोशिश करोगे, आपको अपने आप धीरे धीरे, एक दो बार हो सकता है गलत होगा, लेकिन तीसरी बार फिर सही जरूर होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है भाई, 30 ग्राम बाय मास दे रखा है ना, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम। अब मेरे को एक बात पूछनी है कि यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखोगे या फिर आप इन CCl4 लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, है ना। तो ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी, काफी सारे बच्चे देखेंगे यहाँ CCl4 है तो CCl4 नहीं, सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, बेंजीन और CCl4। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो और CCl4 के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बेंजीन का देखो पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 × 6 + 6 यानी कि 78 आपके पास मोलर मास आ गया। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा तो 30/78 आपको करना पड़ेगा। ये किसके निकल गए, बेंजीन के निकल गए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऐसे ही सेम तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं CCl4 के। तो CCl4 कितना हो गया भाई, तो भाई सीधी सी बात है, दे ही नहीं रखा, तो दे नहीं रखा तो फिर डरना थोड़ी ना है। तो भाई अभी हमने बात किया कि सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो बेंजीन प्लस CCl4 बना मिल करके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर बेंजीन जो है वो मुझे कितना दे दिया है, 30 ग्राम, ये कितना दे रखा है, 100 ग्राम। CCl4 हम निकाल लेंगे बेटा, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। 100 में से 30 गया, 70 आ गया। अब लेंगे इसका डिवाइड में मोलर मास। तो मोलर मास क्या लेंगे भाई, CCl4 का 12 + 35.5 × में 4 ऐसे ले लेंगे। इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे और इसका मोलर मास कितना आएगा, 154 आएगा। तो 154 को हम क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए और इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बाकी हमें मोल फ्रैक्शन के लिए क्या ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालेंगे तो क्या हो गया, 30/78 डिवाइड बाय में 30/78 प्लस यहाँ कितना हो गया बेटा, यहाँ हो गया मेरे पास 70/154। यहां से आप निकाल लीजिएगा जितनी भी वैल्यू आपके इसकी आएगी। तो हमें पता है कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन प्लस में CCl4 का मोल फ्रैक्शन = 1 होगा।
तो जो भी बेंजीन का आएगा उसको 1 में से हम माइनस कर देंगे तो CCl4 का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और मैच कर लेना, कैलकुलेशन में आपको बता देती हूँ 0.458 आएगा बेटा, और इसको CCl4 को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देना 458 2 4 5, ये आ जाएगा CCl4 का। ठीक है, अभी आ गया, मैच कर लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग को रोक करके पहले कैलकुलेशन करनी है और बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, कैलकुलेटर नहीं उठाना है क्योंकि नीट में अलाउड नहीं होता है। तो आपको अपनी कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे भी काम करना है अपने को, ठीक है ना। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ही डाले हैं, तो ये आप खुद से चेक करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस एक छोटी सी हेल्प मैं आपकी कर सकती हूँ कि इसका जो मोलर मास आप लेंगे वो होता है 291। उसके बाद तो बचा ही क्या, H2SO4 का मोलर मास कितना आ जाता है बेटा, 98। ठीक है, इसको खुद से करना है आपको, ठीक है, और आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको कमेंट्स में आंसर करना है। लेकिन हाँ, इसके मैं एक बार थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, आपको फिर से रिकॉर्डिंग चेक करनी है और खुद से तो ये करनी ही है, प्रॉपर कैलकुलेशन आपको करनी है इसकी। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, 30 ग्राम ऑफ दिस, ये O छोटा आएगा, कोबाल्ट है, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या निकालनी थी, मोलारिटी। अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर में ही दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत आपको वैसे भी नहीं पड़ी। इसको हम कैसे लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास से लिखते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, 30 डिवाइडेड बाय में क्या है 291, और वॉल्यूम कितना दे दिया है भाई 1.4. ये देखिए, मैच कर लीजिएगा बेटा, बहुत जरूरी है मैच, है ना, कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा भी हम करवा ही देते हैं आपको, मैच कर लेना, कैलकुलेशन आप खुद से ही करोगे बेटा। यहाँ देखो, अब ये ध्यान से देखना, देखो 30 ml ऑफ 0.5 मोलल H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। थोड़ा सा चेंज करोगे क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ, ये मोलल नहीं मोलर दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, ये कह रहा है कि एक मेरे को H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है जी, और ये जो H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है ये मुझे दे रखा है 30 ml। ठीक है, इतनी बात तो मुझे आ गई समझ में, और इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.5 मोलर। अब मैंने H2SO4 को क्या कर दिया बेटा, डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट करके इसका कितना डाइल्यूट कर दिया भाई, इसका जो नया वॉल्यूम आ गया वो 500 आ गया। तो अब जब इस वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया 500, तो मोलैरिटी कितनी होगी, समझ रहे हो, फिर से समझो, H2SO4 दे रखा है, H2SO4 का वॉल्यूम दे रखा है, बोला कि मैंने 30 ml H2SO4 सॉल्यूशन ले लिया जिसकी मोलैरिटी 0.5 मोलर है। ठीक है, और अभी इस H2SO4 जो भी है कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसको मैंने डाइल्यूट करके उसका वॉल्यूम कर दिया 500 ml। तो बताइए इसका जो मोलैरिटी होगा वो नए वाले डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशन में जहां आपको दो केस दे रखे हों तो आपके पास क्या आ जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। बात समझ में आई, नया कॉन्सेप्ट आया समझ में। तो यहाँ पर आपके पास आया 0.5 मोलर मल्टीप्लाई में 30 ml, M2 मुझे दे नहीं रखा है और V2 मुझे 500 दे रखा है, सिर्फ M2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। बात समझ में आया। तो अगर मुझे M2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं नीचे ले आऊं भाई 500 को, ठीक है, तो भाई M2 मुझे निकालना है, तो 30 मल्टीप्लाई में 0.5 डिवाइड बाय में
500, पॉइंट हटाओ, ये रहा। आ गया बेटा, देखो 0.03 मोलर आपके पास आ गया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, ये नई चीज मैंने आपको बताई है। इसका कैलकुलेशन करके आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे जरूर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे हम इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो, अपने को क्या निकालना है? मास ऑफ यूरिया निकालना है, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम इस क्वेश्चन को ढंग से समझे ना, तो देखो आपके पास ऐसे एक एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का, ठीक है। अपने को क्या बनाना है? मतलब अपने को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बनाना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बनाना है। अब इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मोलालिटी दे रखी है 0.25, मोलालिटी दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? मोलालिटी। और आपसे पूछा है कि भाई मुझे ये सॉल्यूशन जो है वो 2.5 kg बनाना है। हिंदी में लिख देते हैं 2.5 kg बनाना है मुझे इस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये दोनों यानी कि उस यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन को 0.25 मोलर और उसको 2.5 kg तक रखना है मुझे। तो बताओ उसमें कितने यूरिया के मास की जरूरत पड़ेगी? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, यानी जरूरत पड़ेगी इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि ये क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे। अब देखो 0.25 मोलर बात कर दी है ना, तो क्या मैं इस मोलर को ऐसे लिख सकती हूँ 0.25 मोल पर केजी, लिख सकती हूँ ना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है इसी को डिकोड कर रहे हैं, तो 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और एक्वस बना रहे, तो सॉल्वेंट क्या हुआ बेटा? वाटर। इतनी बात आई समझ में? मतलब कितना सिंपल कर दिया देखो हमने चीजों को। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितने दे रखे हैं? 0.25 मोल्स मुझे दे रखे हैं। यही बात हुई ना, इसका मतलब तो यही हुआ। अच्छा अब इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करना, आपके पास आ जाएगा 60। इसका मोलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 60। तो भाई n का मतलब हो गया गिवन मास बाय मोलर मास। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25। नंबर ऑफ मोल्स आ गई ना। ये जो है गिवन मास, जो मास आपको दे नहीं रखा है, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, सेम ही बात है, ठीक है। मोलर मास क्या आ गया? 60। तो भाई ये जो है मेरे पास आया 0.25 मल्टीप्लाई में 60। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ और इसके बाद आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यानी कितना आ गया बेटा? 15 आ गया। कितना आ गया भाई? 15 आ गया, ठीक है। 15 ग्राम आ गया। अब पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब क्या है, ये वाली जो सारी कैलकुलेशन थी वो किसमें थी? 1 kg में। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये किसमें थी? 1 kg में। ये मेरे को क्या दे रखा है? वाटर। अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करूं तो 100 आ गया। ये क्या है मेरे पास? सॉल्वेंट, अभी ऊपर लिखा ना। और सोल्यूट क्या है मेरे पास? यूरिया। ये मेरे पास कितना आ गया भाई? 15 ग्राम। बात समझ आ रही है? ये मेरे पास कितना आ गया? 15 ग्राम। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास सॉल्यूशन बना इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ क्या हो गया? 1000 प्लस में 15 ग्राम, कितना हो गया? 1015 ग्राम। अब मैं इसको किस में चेंज कर दूं? केजी में। कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 1.015 kg आ गया, है ना। अब यहां से मुझे निकालना क्या है? मुझे सॉल्यूशन कितना बनाना था? 2.5 kg बनाना था। अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 kg की बात कर रहे हैं, है ना। इन चीजों को समझना, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है।
इन क्वेश्चन को एक बार, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेना है, ठीक है। यानी कि क्या मैं यहां से ये बात बोल सकती हूँ कि 1.015 kg सॉल्यूशन में यूरिया कितना है भाई, मेरे पास 15 ग्राम है। टोटल इतने सॉल्यूशन, इतने केजी सॉल्यूशन में मेरे पास यूरिया कितना है, 15 ग्राम है। तो 1 kg सॉल्यूशन में कितना होगा, ये होगा 0.15, राइट। और अगर मैं आपको कहूं कि 2.5 kg में बताओ, तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 से, मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 से, तभी तो निकलेगा। तो यहां से आप कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37 ग्राम। यहां से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 37 ग्राम। देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट करके आपको बहुत इजी लगेगा, बस समझने के ऊपर है आप चीजों को समझ कैसे रहे हैं, बाकी कुछ खास इस क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। आपका यहां से ये डिकोड करना जरूरी था कि भाई 0.25 मोल्स 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, मैंने कहा था ना कि मैंने आगे वो क्वेश्चन डाला है, तो यहां पर आपसे पूछा है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। तो जिसमें वॉल्यूम होगा वो ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो मोलालिटी के फॉर्मूला में नहीं होता वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन में नहीं होता, वेट परसेंट में नहीं होता, किसमें बचा, अब कितनी स्पीड से हो गया ये क्वेश्चन, बस डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे, कॉन्सेप्ट कैसा है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, इसका रीजन मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने क्यों करवा रही हूँ मैं आपको। मैंने देखा था आपका एक PYQ जिसमें काफी सारे बच्चे ना मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल तो पा रहे, लेकिन वो इतना लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला यहां से दे रही हूँ, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या हो गया, मोलालिटी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ, जिसका निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखना है, Na प्लस NB, और ऐसे ही इसको रखना है, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय में टोटल करेंगे। और थर्ड फॉर्मूला जो भी है, टोटल मैं सारे लिख रही हूं, यहां देखो, ये अभी तक आप बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो, अभी तक आपको ये सब याद भी हो गया होगा, ये लेक्चर को देखते देखते सब याद हो गया होगा। अब क्या है मुद्दा, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड कर दो, आप ये दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। जब आप दोनों को करेंगे तो यहां पर इस तरीके से लिखेगा Na प्लस NB, और ऐसे ही आप लिखेगा NB Na प्लस NB। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहां पर आपके पास बचा क्या, Na डिवाइड बाय NB। और इसको अगर मैं ओपन अप करके लिखूं तो क्या लिख सकते हैं आप, देखिएगा ध्यान से, इसको लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। ऐसे ही गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब इस पूरे वाले को ऊपर ले जाओ बेटा, तो यहां आ जाएगा, देखना x, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B, बच गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोल्यूट। मुझे रिलेशन किस में देखना था, मोलालिटी में, और नीचे क्या आना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो ठीक है, इसको यहां ले जाऊं नीचे की तरफ, तो यहां आ जाएगा x मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आई, ठीक है, बहुत ही तरीके से। अब देखो इसको ना, इसको इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, एक सेकेंड, यहां तक आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं होगी, ठीक है, इतना हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है। इसको भी मैं एक बार गायब कर देती हूँ,
ठीक है, ये बच गया अपने पास। क्लियर है? अब देखना जरा, इसको मैं ओपन करूंगी बेटा तो क्या आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये मेरे पास होता है मोलालिटी का फॉर्मूला। अब आपको क्या ये चीजें दिखाई दे रही है? अगर आप ध्यान से चीजों को देखोगे तो आपको चीजें दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? जी हाँ, ये तो मुझे एज इट इज दिख रहा है, उल्टा है बस दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी मुझे दिख रहा है। यानी बची हुई टर्म कौन सी है बेटा? जो बची हुई टर्म है उसको मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं है। ठीक है, जो बची हुई टर्म है उसको मैं ले जाऊंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहां पर देखो, यहां ले जाओ MA। ठीक है, रिवर्स कर देंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है जी, अब आ गया? क्लियरली देखना चीजों को कि समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पर देखो, क्या मेरे को ये मोलालिटी दिखाई दे रहा है? हाँ, इनवर्स है ये, इसको हम रिवर्स कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कर देते हैं रिवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, B/में A हो जाएगा। पहले भी कर सकते थे, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये आ जाएगा, देखो एक बार। ठीक है, आप कहोगे 1000 कहाँ से लगा दिया? तो भाई अगर तुम ग्राम में लोगे तो 1000 भी तो लोगे बेटा, और जनरली हम ज्यादातर उसको ग्राम में ही लेते हैं, इसलिए 1000 कंसिडर कर लिया आपने। अगर नहीं है, केजी की बात चल रही है, हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इसको भी इस टर्म में लिख सकते हैं। ये देखो कितना आसान हमने ये डेरिवेशन कर लिया। मतलब मैं ये सब भी क्यों पढ़ूं, है ना? प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, और मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो मुझे ये भी क्यों पढ़ना है? मुझे ये भी नहीं पढ़ना है, मुझे टोटल ही पूरा के पूरा कंक्लूजन चाहिए। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला याद क्यों ना कर लूं? ठीक है, तो आप डायरेक्ट इन सारी चीजों को याद ना करते हुए देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर लेंगे बेटा। ठीक है, कि मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का आप एक ही फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेंगे, जो कि आपको बहुत ही तरीके से समझ में आना चाहिए। देखो क्या ये, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा था और मोलालिटी फाइंड आउट करनी थी। तो उस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने देखा काफी सारे बच्चों को, जब मैंने एनालाइज किया तो देखा कि वो बहुत लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, एक शॉर्टकट मेथड अपन लेकर के आ गए। उस शॉर्टकट में क्या होगा, मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला प्रोवाइड कर देती हूँ। लंबा डेरिवेशन हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट है, इससे ज्यादा हमारे लिए कोई काम का वो नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लीजिए। जो फॉर्मूला आपको कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास, मोलालिटी। इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये आप डायरेक्ट ही कर लीजिएगा, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। एज सच कोई भी डेरिवेशन की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये कहीं पर, ये बहुत रेयर चांसेस है ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम तो सारी पॉसिबिलिटी मान के ही चलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आप एक बार, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.2 दे रखा है। द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज M, आपको निकालना है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे सारी चीजों में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे भाई। M मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1000 A मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट A इक्वल टू मोलालिटी। ये मुझे निकालना है, ये मुझे क्या करना है, निकालना है। अब बाकी सारी चीजें आपके पास क्या बची, आप मुझे वो बता दीजिए। मतलब बाकी सारी चीजें, क्या हमें कुछ करने की जरूरत है इन सब चीजों में? नहीं। अगर आपको फॉर्मूला पता है
तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन आपके लिए हुआ, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, मतलब अगर आपको ये पता है बेटा 0.2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या हमें ये बात नहीं पता क्या? ठीक है, तो अब आप ए निकालेंगे तो क्या 0.8 नहीं आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? अगर आपको बी दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी तो आप निकाल ही सकते हो, है ना? बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या रखा मैंने 0.8, यहां पर क्या रखा 0.2, है ना? बहुत सिंपल सी बात हुई। यहां पर देखो 1000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 18 इक्वल टू मोलालिटी, 18 क्या है वाटर, देखो ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ। B अपॉन A 1 अपॉन में 1000 B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट A इक्वल टू मोलालिटी। अब इस फॉर्मूले को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोलालिटी। ये कितना इजी फॉर्मूला है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या तुरंत नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लें कि मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है? सोल्यूट का। सोल्यूट का मतलब ये दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या हम बेटा अगर ये दे रखा है तो क्या हम ये नहीं जानते? जानते हैं ना। तो 1 माइनस में 0.2 0.8। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमें पजल थोड़ी खाना है। अब हमें मैम का पता हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी निकाल देंगे, राइट। तो ये कितना दे रखा है 0.2, ये कितना हो गया 0.8, यहाँ कितना हो गया 1000, यहाँ कितना हो गया एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर। तो यहां से मैं मोलालिटी को फाइंड आउट कर लूंगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, मतलब कुछ भी मेहनत नहीं करनी है अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो। ठीक है, बाकी सब साइड में रख दीजिएगा। समझ गए? सिंपल है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 13.88 मोलल, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आएगा वो 13.88 मोलल आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसी को आप याद रखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट। अब देखो नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, इसमें भी आपको मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है। तो देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालोगे तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और यहां आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। यही हो गया, ओपन करके लिखा। तो बस आपको कितनी बात याद रखनी है कि इसको यहां ले जाओ बेटा, तो यहां आ जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। यहां क्या बचा गिवन मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये देखो कितनी आसान सी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यानी कि इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये किस में होता है ग्राम, इसी को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसी को बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और इसकी यूनिट क्या हो गई बेटा ग्राम पर लीटर, इसकी यूनिट हो गई। कितना सिंपल फॉर्मूला है ये, आप ध्यान से देख लीजिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट
क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कर लिए, और मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था पीपीएम का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवा दूंगी, क्योंकि भाई ये भी जरूरी है। आपने एक भी क्वेश्चन इसका नहीं किया है तो बेटा ऐसे कैसे हम एक टॉपिक छोड़ दे, जब हमने सारे ही टॉपिक किए तो एक क्यों छोड़े हम, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन पीपीएम, आपको निकालना है। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या बताया था भाई मैंने, वो आपको लिख लेना है पहले, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ले लेना था। इतनी ही बात थी और कोई बात थी ही नहीं। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। पीपीएम में तो यही करना था और कुछ तो करना ही नहीं था, है ना। अब पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट ये है कि भाई अब मेरे को दे क्या रखा है, तो ये मुझे दे रखा है CO2 सोल्यूट दे रखा है। तो सोल्यूट का मास कितना दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। अब तुम देखो 10⁻⁻5 कितना छोटा क्वांटिटी आपको दे रखा है ना। तो ये अब ग्राम हो गया, ठीक है। डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ तो दे रखा है बेटा, ठीक है। और क्या ही चाहिए, है ना। आप एग्जामिनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो क्या दे आपको कि आप फंसो नहीं। तो आप इस क्वेश्चन में भी फंस रहे हो तो क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, ठीक है। तो मतलब इतनी सिंपल चीजें वो दे रहा है हमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻⁶। इससे ज्यादा सिंपल आपको क्या दे बताओ, ठीक है। अब देखो 5, अब यहाँ देखो कितना आ गया 10/100, 0.5 ppm आ गया बेटा। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग नहीं आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करना है खुद से ट्राई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को खुद से आपने ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फिर रिकॉर्डिंग रोक करके खुद से ट्राई करना है और फिर अपना आंसर मैच करना है। और जिसको नहीं आता वो तरीके से इस क्वेश्चन को समझेगा कि इस क्वेश्चन में दे के रखा है। आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लैब वर्क इज 68% बाय मास। बस मैं यहीं रुक जाऊंगी एक बार के लिए कि मैंने लिखा 68% HNO3 बाय मास। पहले मैं इतना ही रुक जाऊंगी, पहले मैं इसको लिख लूं कि ये क्या कह रहा है। यानी कि 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बाय मास का मतलब तो यही होता है बेटा। लिख लिया मैंने, चलो अब चलते हैं आगे। इन एक्वा सॉल्यूशन व्हाट शुड बी द मोलारिटी, क्या पूछा है मोलारिटी। बस फिर मैं यहीं रुक जाऊंगी, है ना। और फिर मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है कितना 1.504 ग्राम पर ml। देख रहे हो 1.504 है बेटा ये ग्राम पर ml, ठीक है। अब ml में है तो 1000 वाला ले लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, तरीका देखो। अगर कोई बच्चा पजल होता है तो उसका तरीका क्या है, देखो सोल्यूट ये है, लिख लेते हैं भाई ये है सोल्यूट, ये क्या दे रखा है सॉल्यूशन, है ना। तो सोल्यूट का मास कितना दे रखा है 68 ग्राम। तो यानी कि ये तो बेटा मेरे को दे रखा है। इतनी बात समझ में आई कैसे चेक करना है क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। और ऐसे ही इसका मोलर मास कितना होता है 63। तो ये भी है मेरे पास, ये भी है और ये भी है, दो चीजें हैं मेरे पास। वॉल्यूम नहीं है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास मास है और डेंसिटी है। तो हम अमीर हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो यानी कि डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है भाई 100, ठीक है। अब डेंसिटी दे रखी है तो उल्टा कर दो बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा 1.504। बात समझ में आई, वॉल्यूम आ जाएगा आप लोगों का,
ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, ml में हम निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम, ये आ जाएगा 66.5 ml। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 66.5 ml आपके पास आ जाएगा, इतना वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा। अगर आप इसको लीटर में लिखना चाहते हैं तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0665 लीटर आ जाएगा आपके पास। जो मर्जी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, हम तो दोनों ही आपको बता करके चल रहे हैं, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें ही बता दी। अब क्या मेरे पास ये भी आ गया और सारी क्वांटिटीज आ गई, तो क्या मेरे पास मोलारिटी आराम से आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो फिर टेंशन क्यों ले हम टेंशन क्यों ले, है ना, जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 68 डिवाइड बाय 63। अब आप चेक करिएगा, आपको क्या निकालना है, मोलारिटी। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, तो लीटर वाली कैलकुलेशन में लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ जाना चाहिए। अगर आपने ये किया है तो बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है, अपने लिए क्लैप कर लेना, ठीक है, अपने लिए क्लैप कर लेना। आंसर आ जाएगा 16.23, आंसर कितना आ जाएगा 16.23 मोल पर लीटर, या फिर आप मोलर कह सकते हैं, आप मोलर कह सकते हैं, या फिर मोल पर लीटर कह सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं है। अब देख लेना किस किस को आया और किस किस को नहीं आई चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों ने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आज किए होंगे और आपको मजा भी आया होगा, और इसके बाद आपको डीपीपी भी मिलेगी, उसके बाद उसमें ट्राई करिएगा क्वेश्चन, आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम अब नहीं आएगी अगर आपने ये ढंग से देखा है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ध्यान रखिए।